Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for ninth class. Today's our topic of discussion is Boyle's law. So students, in this lecture we will study about Boyle's law as well as experimental verification of Boyle's law. So we need to know that what is Boyle's law. So students, 1662 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल। साइंटिस्ट कौन सा था? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने रिलेशनशिप जो है वो स्टडी किया था बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस के दरमियान में रिलेशनशिप स्टडी किया था। उसने कहा था कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि जब एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गैस का प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर अगर गैस का डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। सो इसको याद करने का इजी मेथड क्या है? इसको VIP लॉ के नाम से याद रख लें। ठीक है, V से वॉल्यूम, I से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड P से प्रेशर। सो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। सो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और बॉयल्स लॉ में जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो K है। तो ये हमारे पास हो जाएगा V इज़ इक्वल्स टू K/P। और अगर जो है प्रेशर लेफ़्ट साइड पे चला जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा, PV इज़ इक्वल्स टू K। सो यहाँ से हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन आती है कि इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। बच्चे, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो वो इक्वल्स टू K हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास फाइनल प्रेशर P2 हो और फाइनल वॉल्यूम V2 हो तो वो इज़ इक्वल्स टू K हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। अब हम बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 सिलेंडर हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास 4 सिलेंडर है। सो ये जो सिलेंडर है इसमें हमारे पास गैस है। ठीक है, इस सिलेंडर में हमारे पास गैस है, ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये इसके ऊपर पिस्टन है। गैस के ऊपर ये पिस्टन है और स्टूडेंट्स ये पिस्टन मूवेबल है। मूवेबल का मतलब क्या है कि ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो इसके ऊपर जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो 2 atm है। सो स्टूडेंट्स, जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो 2 atm है तो उसे हम P1 कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम P1 कहेंगे। और इसका जो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, उसे हम V1 कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिलेंडर 2 है, उस पे स्टूडेंट्स हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो 4 atm है। दैट्स मीन कि हमने प्रेशर जो है वो फर्दर इंक्रीज़ कर दिया है। जब हम प्रेशर फर्दर इंक्रीज़ कर देंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर हम जब इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से जब हम प्रेशर 6 atm कर देंगे तो वॉल्यूम फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और ये 0.33 dm³ हो जाएगा। इसी तरह से जब हम प्रेशर 8 atm कर देंगे तो वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा और 0.25 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास फर्स्ट केस में P1 V1 था। P1 हमारे पास कितना था? 2 atm। और V1 हमारे पास कितना था? 1 dm³। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 2 atm dm³।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम P2V2 की बात कर लें, P2V2 की बात कर लें, P2 हमारे पास कितना है 4 atm, यानी प्रेशर सेकेंड सिलेंडर पे जो हमने लगाया वो 4 atm था, और वॉल्यूम कितना रिड्यूस हुआ 0.5, इतना वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो आप जब 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगी तो आपके पास आंसर 2 ही आएगा। इसी तरह से अगर हम P3 और V3 की बात करें तो P3 हमारे पास कितना था 6 atm, और वॉल्यूम कितना कम हुआ, वॉल्यूम हमारे पास था 0.33 dm³। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 0.33 करेंगे तो आपके पास आंसर ऑलमोस्ट 2 ही आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो फोर्थ वन था प्रेशर P4 था और वॉल्यूम V4 था, और प्रेशर जो था वो हमारे पास बच्चे 8 atm था, और इसमें जो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ था वो हमारे पास 0.25 था, और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगी तो आपका आंसर 2 ही आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, देखें आप प्रेशर इंक्रीज़ करते जा रहे हो लेकिन एज अ रिज़ल्ट आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है जो कि 2 ही है। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, जो शुरू में हमने बात की थी कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज़ इक्वल्स टू के। सो ये आपके पास बॉयल्स लॉ है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। आप वॉल्यूम अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ को आप इस एनिमेशन से समझ रहे हैं। लाइक देखें जब हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें इस तरह से यहाँ पे ये प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और जब प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास बॉयल्स लॉ है, इस जिसमें हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है, कि प्रेशर अगर इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर आप प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। Now students, mark the short questions related to Boyle's law. So the question will be define Boyle's law. So students, the answer of this question will start from here. In 1662, Robert Boyle observed the relationship and ends at this point remains constant. ठीक है, और उसमें आप ये वाली डेरिवेशन जो है ये भी लिखेंगे।